रवीना बहू, उठ गई क्या? तुम्हारी माँ का 2 बार फ़ोन आ चुका है बेटा। रात को तुमने अपना मोबाइल बाहर हॉल में ही छोड़ दिया था, इसलिए अब उनसे बात कर लेना। वो अकेली रहती है ना, कुछ काम होगा उन्हें। रवीना की सास ममता जी ने उसे फ़ोन देते हुए कहा। तो रवीना बोली, हाँ माँ जी, ठीक है, मैं कॉल कर लूँगी। कहते हुए उसने अपनी माँ को मैसेज भेज दिया कि बाद में कॉल करती हूँ, और खुद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। जिस दिन रवीना इस घर में बहू बनकर आई थी, उसके दूसरे दिन ही ममता जी ने रवीना को अपने पास बिठाकर कहा था कि बेटा, ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं भी यहाँ बहू बनकर आई थी और तुम भी बहू बनकर आई हो। इसका मतलब इस घर में बहुएं रहेंगी, सास के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे बेटी दामाद और एक छोटा सा नाती है जो विदेश में रहते हैं, इसलिए अब मेरी आंखों के सामने तो तू ही मेरी बेटी है। देख बेटा, तुम भी नौकरी करने के लिए जाती हो, इसलिए सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दो। वैसे भी अपने घर में सबको घर के काम आते हैं। तुम्हारे ससुर जी भी सब्जियां स्वादिष्ट बनाते हैं, क्योंकि हम दोनों ही नौकरी करते थे, इसलिए घर का काम भी मिलकर कर लेते थे। आज हम रिटायर हो गए हैं तो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए तुम दोनों पति पत्नी भी हमेशा मिलकर रहना बेटा। ममता जी की बातों को सुनकर रवीना को एक अपनापन महसूस हुआ, जिससे उसे कभी नहीं लगा कि वो एक नए घर में आई है। उसका पति राकेश भी यही कहता कि रवीना, मेरे माता पिता के समान बहुत ही कम लोग मिलेंगे। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, हमारे घर में तनाव का माहौल कभी नहीं हुआ, बल्कि हमेशा खुशी का वातावरण रहता है। मेरे माता पिता दोनों ही आपस में बातें करते हुए मिलकर काम कर लेते थे। डिनर टेबल पर हम साथ बैठकर दिन भर की दिनचर्या को आपस में बांटते थे। आज हम जो कुछ भी हैं वो उनके कारण ही हैं, इसलिए प्लीज़ तू भी हमेशा उनकी बेटी बनकर रहना। इस तरह से उन सब की बातें सुनकर रवीना को बहुत आश्चर्य होता कि इतने अच्छे लोग बहुत ही कम परिवारों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका खुद का परिवार ही उसकी माँ के कारण बिखरा हुआ था। वो अपने आप को बहुत खुश नसीब मान रही थी कि इस परिवार में शादी करके आई। सोचते हुए रवीना ने अपनी माँ के पास फ़ोन मिलाया। हेलो माँ। अच्छा, महारानी को अब फुर्सत मिली है मुझसे बात करने की। फ़ोन उठाते ही रवीना की माँ साधना जी शुरू हो गई। तो रवीना ने कहा, माँ, मेरा फ़ोन बाहर रखा हुआ था, इसलिए मुझे पता नहीं चला, अब माँ जी ने ला कर दिया है। अच्छा, अपनी माँ से झूठ बोल रही है ना? मैं सब जानती हूँ, सुबह से नौकरानी की तरह काम में लगी हुई होगी। अरे मैं कितनी बार तुझे समझा चुकी हूँ कि अलग जाकर रह ले, वरना ससुराल में हमेशा महारानी की जगह नौकरानी बनकर रह जाएगी। पर नहीं, तेरे कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती। दूसरी लड़कियों को देख, शादी के दूसरे दिन ही पति को लेकर उड़न छू हो जाती हैं। तेरी भाभी को ही देख ले। इसीलिए कहती हूँ, तू भी अच्छी बनने की कोशिश मत कर और दामाद जी को लेकर वहाँ से चली जा, वरना हमेशा सास ससुर की सेवा में ही लगी रहेगी। साधना जी अपनी बेटी को भड़काने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी रवीना ने कहा, माँ, अगर आपके प्रवचन खत्म हो गए हों तो क्या मैं फ़ोन रख दूँ, क्योंकि इस विषय पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो कभी बदलोगे नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, भाई भाभी को फ़ोन किया कि नहीं? अरे मैं उन्हें फ़ोन क्यों करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, साधना जी ने गुस्से से कहा। तो रवीना उन्हें समझाते हुए बोली, माँ, आप बार बार इसी बात को क्यों दोहराती हैं? उनके साथ अच्छे से बात कर लीजिए, रिश्ते में दरार मत डालिए। भैया हर महीने आपको 10,000 रुपये भेजता है, उन्हें तो आप बिना झिझक के ले लेती हैं। इसका मतलब उसका पैसा चाहिए, परंतु वे लोग नहीं। इतना सुनते ही साधना जी भड़क उठी। ठीक है, तुम तो उससे बात करती रहती हो ना, तो बोल देना उसको अब से मुझे पैसे ना भेजेगा। तुम्हारे पिता की पेंशन मिलती है मुझे, तो उससे मेरा गुजारा हो जाएगा।
मैंने उससे थोड़ी भीख मांगी थी कि मुझे पैसे भेज दो। वो खुद अपनी मर्जी से भेज रहा था। अगर तुझे उससे भी जलन हो रही है तो उसे बोल देना कि मुझे पैसे ना भेजे। माँ, इस तरह अपनी जुबान से कड़वाहट उगलना छोड़ दीजिए। उन्हें एक बार घर वापस बुला लो। कितने दिन तक उनसे रूठी रहोगी? नहीं, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही उसे यहाँ बुलाना है। मैंने इतना अच्छा रिश्ता दिखाया था कि कितने ही पैसे वाले लोग थे, परंतु नहीं, अपनी पसंद की उस भिखारी खानदान से लड़की ले आया। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, तुम्हारी सास ने भी शायद उनसे बातचीत की होंगी। तुम्हारे भाई भाभी की बहुत तारीफ कर रही थी, इसलिए बोल रही हूँ। मुझे ज्ञान बांटने के बजाय अपनी सास को भी उनके बारे में बता दे, ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। ठीक है, अपने पिताजी के समान अच्छा बनने की कोशिश मत कर। कहते हुए साधना जी ने फ़ोन रख दिया। रवीना के सामने माँ को समझाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। खैर, नहा धोकर रवीना रसोई घर में गई तो ममता जी पहले से ही खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। रवीना को देखते ही ममता जी ने कहा कि बहू, कल हम तुम्हारे मायके चलेंगे। समधन जी बेचारी अकेली रहती है ना, एक बार मिलकर आएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसी बहाने तुम्हारा भी माँ से मिलना हो जाएगा, और हो सकेगा तो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आएंगे। सास की बात सुनकर रवीना को क्या जवाब देना है समझ में नहीं आ रहा था। तभी ममता जी ने कहा, क्या हुआ बहू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम हमें अपने मायके नहीं ले जाना चाहती? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम सब लोग चलेंगे तो माँ को भी अच्छा लगेगा। सास को तो रवीना ने हाँ बोल दिया था, पर अंदर ही अंदर से उसे चिंता खाए जा रही थी कि वहाँ जाते ही माँ सबके सामने अपने बेटे बहू की बुराई करना शुरू कर देगी। इसलिए जल्दी से खाना खा पीकर उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि माँ, हम सब लोग कल आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो साधना जी ने कहा, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, मैं खाना बनाने वाली को बुला लूँगी, काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तभी रवीना ने कहा, माँ एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, उन सबसे अच्छे से बात करना, कहीं उनके आते ही बेटे बहू की बुराई करना शुरू कर दोगी। अच्छा बेटी, तुझे अपनी माँ से ज़्यादा भाई की फिक्र हो रही है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घर की एक एक बात किस लिए सबके सामने बताना? ठीक है, तुझे तो मैं ही हमेशा बुरी लगती हूँ। कहते हुए साधना जी ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन रवीना अपने पति व सास ससुर के साथ अपने मायके पहुँच गई तो साधना जी ने बेटी के ससुराल वालों की इतनी अच्छी आवभगत की जिसकी कल्पना रवीना ने सपने में भी नहीं सोची थी। जाते समय रवीना की आंखें भर आईं तो ममता जी ने कहा, बेटा, इतना छोटा दिल क्यों कर रही है? अपनी माँ को भी अपने साथ ही ले चलो। तो साधना जी ने जाने से साफ इनकार कर दिया कि फिर कभी आऊँगी। तभी ममता जी ने कहा कि आप कभी नहीं आती हैं, आपके बेटे बहू दूर रहते हैं, इसलिए बेटे के पास आते रहोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तभी रवीना ने माँ को इशारे से कहा कि चुप रहना माँ, कुछ मत कहना। थोड़ी देर बाद साधना जी से विदा लेकर चारों अपने घर की ओर निकल गए। थोड़ी दूर आने के बाद ममता जी ने कहा कि देख रवीना बेटा, दूसरे घरों के समान हमारे घरों में कोई रोक टोक नहीं है। सब लोग आराम से अपनी मर्जी से काम कर लेते हैं, इसलिए तुम राकेश को लेकर हर रविवार को अपनी माँ से मिलने आ जाया करो। बेटी दामाद को देखकर उन्हें भी खुशी मिलती रहेगी, क्योंकि आज मुझे साधना जी कुछ उदास सी लगी। राकेश, मेरी बात सुन रही हो ना? जिस तरह हम तेरे माँ बाप हैं, उसी तरह वो भी रवीना की माँ हैं, इसलिए उनकी खोज खबर लेना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज के बाद हर रविवार को हम उनसे मिलने जाया करेंगे। राकेश ने भी हामी भरते हुए कहा। तो उनकी बातें सुनकर
रवीना की आंखें भर आई। कुछ देर बाद ही सब लोग घर पहुंच गए। अगले दिन रवीना ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रही थी कि तभी उसकी माँ का फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन उठाया ही था कि दूसरी तरफ से माँ के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो रवीना ने घबराते हुए कहा कि क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? बेटा, कल रात को घर में चोरी हो गई। चोर सारे गहने और पैसे लेकर भाग गए हैं। इस कॉलोनी में और भी घरों में चोरी हुई है। सबने मिलकर पुलिस कंप्लेन दर्ज कर दी है। तुम सब जल्दी से आ जाओ बेटा। ये सुनते ही रवीना की भी आंखें भर आई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो माँ, हम बस अभी आ ही रहे हैं। उसने फ़ोन रखकर जैसे ही सबको बताया तो सब लोग अगले 1 घंटे में रवीना के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही साधना जी भागकर अपनी बेटी के गले से लगकर रोने लगी। राकेश और उसके पिताजी ने आसपास के लोगों से बात की तो पता चला कि 1-2 घरों में और भी चोरी हुई थी। वो सब लोग साधना जी को लेकर वापस घर आ गए। तो ममता जी ने साधना जी को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, पैसे का क्या है, पैसा और हो जाएगा। आप सही सलामत हैं, यही बहुत है। साधना जी को बेटी के घर में रहते हुए 1 सप्ताह हो गया था। वहाँ सास ससुर और पति का रवीना के प्रति इतना प्यार देखकर उन्हें लग रहा था कि ये किस अलग दुनिया में आ गई है। वो कितने सुकून से रह रहे हैं यहाँ। घर में हर पल खुशी का वातावरण रहता है। वो सोच ही रही थी कि तभी उनका ध्यान ममता जी की ओर गया, जो अकेले ही बालकनी में बैठी हुई थी। तो वो भी उनके पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद ममता जी ने कहा, आपको पुलिस से कोई खबर मिली कि नहीं? अरे नहीं बहन जी, एक बार जो चोरी हो जाती है वो वापस कहाँ मिल पाती है। बेटा भेजता था, उन्हें जमा करके मैंने 2 लाख रुपए रखे थे। तो ममता जी बोली कि आपको उन पैसों को बैंक में जमा करवाना चाहिए था। इतने पैसे कोई घर में रखता है क्या? हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं। रवीना ने मुझसे कहा भी था कि बैंक अकाउंट खुलवा दूं, पर मेरी ही मति मारी गई थी। मेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ ऐसा ही होता है। बेटे के लिए इतना अच्छा रिश्ता लाई थी, बहुत पैसे वाले लोग थे। मेरी फूटी किस्मत देखी, उसने उस रिश्ते को मना कर दिया और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अब आप ही बताइए, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? इसलिए मैंने तो बेटे बहू से बात करना ही बंद कर दिया। तभी ममता जी ने कहा कि आप जो भी कर रही हैं सही है बहन जी, परंतु हम जैसा चाहें वैसा हमेशा नहीं होता है। हमारे राकेश के लिए भी एक प्रधान की बेटी का रिश्ता आया था। वो लड़की भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। बहुत सारा पैसा था उनके पास। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। हमारा परिवार उन्हें अच्छा लगा था, इसलिए बार बार खबर भेजते रहे। लेकिन हम उनके मुताबिक इतने पैसे वाले नहीं थे, इसलिए हमने तो सोच लिया था कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक की लड़की से ही हमारे बेटे की शादी करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी विषय को दिल से नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, बच्चे हमारे लिए और हम बच्चों के लिए बोझ नहीं होते हैं। आपका बेटा दूर रहते हुए भी आपके करीब है। आप कह रही हैं कि आप अपने बेटे से प्यार नहीं करती, लेकिन आपने पैसे को मुख्य समझा और आपके बेटे ने प्यार को। अब आप ही बताइए, इसमें आपके बेटे की गलती कहाँ आ गई? देखिए बहन जी, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन पैसे तो वो दोनों कमा ही लेंगे, परंतु जहाँ प्यार नहीं है वहाँ पैसा है तो भी क्या फ़ायदा। बातों ही बातों में ममता जी ने आज साधना जी को बहुत कुछ समझा दिया था। अगले दिन बगीचे में बैठकर ममता जी अखबार पढ़ रही थी। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पैर छू रहा है। देखा तो रवीना बहू उनका आशीर्वाद ले रही थी। उसे अपने पास बिठाकर ममता जी ने कहा, क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश नज़र आ रही हो। तो रवीना ने कहा, माँ जी, कल भाई का फ़ोन आया था, बता रहा था
कि माँ ने उसे फ़ोन किया था, भाभी से भी बात की और उसे वापस आने के लिए भी कह दिया है। भैया आपको बहुत धन्यवाद कह रहा था माँ जी। रवीना बेटा, अपने तो अपने ही होते हैं, हम कितना भी एक दूसरे से रूठ लें पर हम अपने रिश्तों को भूल नहीं सकते हैं। अब जा रवीना बेटा, कहीं तुम्हारी माँ देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, कहकर रवीना वहाँ से चली गई और अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ आप अभी तक नहाने नहीं गई हो। रवीना, लाइट नहीं है ना, और मैं ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहती, इसलिए लाइट के आने की राह देख रही हूँ। कहते हुए उन्होंने रवीना को गले से लगा लिया और बोली, बेटा तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, थोड़े दिनों में ही उन्होंने मुझे बदल दिया है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी बेटी। राकेश और उसके माता पिता सब बहुत ही अच्छे लोग हैं बेटा। तुम्हारा रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हुआ है। तुम सही कहती थी कि मुझे बेटा पसंद नहीं है, पर उसका पैसा बहुत पसंद है। आज मुझे अपनी सोच पर, अपने आप पर बहुत घृणा हो रही है बेटा, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे भाई भाभी के आने के बाद मैं भी अपने परिवार की खुशियों को बरकरार रखूंगी। माँ की बात सुनकर आज रवीना भी बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद दे रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।